बच्चों, जैसा कि हम अध्ययन कर रहे थे, इससे पहले हमने आपको जो है इससे पहले की जो वीडियो दी थी, उस वीडियो में हमने आपको अब तक जो है अध्याय 2 के अंतर्गत, जो कि उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत है, उसके अंतर्गत हमने अब तक आपको उपयोगिता का मापन कैसे किया जाता है, कुल उपयोगिता किसे कहते हैं और सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं, तथा कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या अंतर है, ये अब तक हम आपको बता चुके हैं। अब उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत के अंतर्गत इसके बाद आज हम अध्ययन करेंगे वस्तु की मांग। वस्तु की मांग यानी कि आप समझ रहे होंगे, वस्तु की मांग किसे कहते हैं? वस्तु की वह मात्रा, वस्तु की वह मात्रा जिसे एक उपभोक्ता दिए गए वस्तु मूल्यों पर, यानी कि वस्तु की वह मात्रा जिसे एक उपभोक्ता दिए गए वस्तु मूल्यों पर खरीदने के लिए इच्छुक एवं समर्थ है, खरीदने के लिए इच्छुक है एवं समर्थ है, उसे वस्तु की मांग कहते हैं। अब आपको इसको स्टेप बाय स्टेप समझना है। वस्तु की वह मात्रा, मात्रा मीन्स मान लीजिएगा कोई व्यक्ति वस्तु की 10 इकाई खरीदना चाहता है, जिसे एक उपभोक्ता दिए गए वस्तु मूल्य पर, जिसे उपभोक्ता दिए गए वस्तु मूल्य पर, मान लीजिएगा आप 10 इकाई खरीदना चाहते हैं, इसकी प्रति इकाई मूल्य 5 रुपए है और आप कितनी इकाई खरीदना चाहते हैं? 10 इकाई खरीदना चाहते हैं। एक वस्तु की कीमत कितनी है? 5 इकाई है और आप उसकी 10 इकाई खरीदना चाहते हैं, तो आपकी जेब में कितने पैसे होने चाहिए? यानी कि आप सीधी सी बात है कि अगर मूल्य की मात्रा से गुणा कर दी जाए तो आपकी जेब में यदि 50 रुपए होंगे तो इसका मतलब है कि आप 5 रुपए की एक वस्तु को उसकी 10 इकाई खरीदने के लिए समर्थ हैं। उसकी 10 इकाई खरीदने के लिए क्या है? आप समर्थ हैं। आपको कहीं से कोई उधार नहीं लेना है, आपकी जेब में 50 रुपए हैं। तो यहां जो परिभाषा में समर्थ शब्द आया है, मैं उसकी यहां पर आपको अभी व्याख्या की। अब बात आती है कि इसमें एक शब्द दिया गया है इच्छुक, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि आप वस्तु की मांग कब करेंगे? आप समर्थ हैं, आपकी जेब में 50 रुपए हैं और वह वस्तु 50 रुपए में ही मिल रही है, परंतु इच्छुक, आपका इच्छुक होना भी आवश्यक है। आप 50 रुपए की वस्तु खरीदने के लिए समर्थ हैं, परंतु इच्छुक हैं या नहीं है, ये बात भी डिपेंड करती है वस्तु की मांग पर। यानी कि वस्तु की मांग, अगर हम अति संक्षेप में कहें तो वस्तु की मांग कब पैदा होती है? जब आप किसी वस्तु को खरीदने के लिए इच्छुक हो और समर्थ हो, इच्छुक हो और समर्थ हो।
इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो अब आप शुरू से जब परिभाषा देखेंगे तो ये परिभाषा आपकी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ध्यान दीजिएगा, फिर से देखते हैं। वस्तु की वह मात्रा मीन्स 10 इकाई जिसे एक उपभोक्ता, मान लीजिएगा मोहन, दिए गए वस्तु मूल्यों पर, यानी कि वस्तु मूल्य क्या दिया गया है वस्तु का 5 रुपए, दिए गए वस्तु मूल्य पर खरीदने के लिए इच्छुक व समर्थ है। इच्छुक व समर्थ है। अगर ये सारी कंडीशन हमें दिखाई देने लगती हैं तो एक उपभोक्ता वस्तु की मांग करने लगता है और इसी मांग को हम वस्तु की मांग कहते हैं। यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा संक्षेप में चले जाएं, यानी कि एक उपभोक्ता द्वारा वस्तु की मांग कब पैदा होती है, जब वह एक निश्चित दिए गए मूल्य पर एक निश्चित इकाइयों को क्रय करने का इच्छुक हो और समर्थ हो। अगर ये कंडीशन सारी एक साथ लागू हो जाएं तो फिर इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, वही कंडीशन जो है, वही स्थिति जो है वो वस्तु की मांग कहलाती है। अब तक जैसा कि हम बता रहे हैं कि अब तक हमने आज तक के अध्ययन में ये टॉपिक जोड़ दिया कि वस्तु की मांग क्या है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर हम आ रहे हैं, मांग वक्र के बारे में आपको जानने की आवश्यकता है, यानी कि इसको हम डिमांड कर्व के नाम से भी जानते हैं। डिमांड कर्व के नाम से भी जानते हैं। अब मांग वक्र क्या है, जरा ध्यान देते हैं। किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर, किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर, किस पर, विभिन्न कीमतों पर, किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर, वस्तु मान लीजिएगा वस्तु है एक्स, एक्स वस्तु की विभिन्न कीमतों पर, एक जैसी कीमत की बात हम नहीं कर रहे हैं। मान लीजिएगा एक बार कीमत 20 रुपए है वस्तु की, एक बार कीमत 10 रुपए है वस्तु की, एक बार कीमत 5 रुपए है वस्तु की। विभिन्न कीमतों पर परिभाषाएं जब समझ में आती हैं, परिभाषा को कभी भी रटा नहीं जाना चाहिए। ये परिभाषाएं तभी समझ में ठीक से आती हैं जब हम एक एक शब्द का बिल्कुल फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ही समझें। फिर पुनः चलते हैं, किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर, किसी वस्तु की यानी कि वस्तु एक्स की विभिन्न कीमतें यानी कि 20, 10 और 5 विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्राओं, मांगी जाने वाली मात्राओं, यानी कि मांगी जाने वाली मात्राओं, यानी कि इन कीमतों पर हम जो मांग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिएगा किसी वस्तु की 20 रुपए कीमत है, तो मान लीजिएगा कि हम जो है उस वस्तु की 4 इकाई क्रय करते हैं। कब क्रय करते हैं 4 इकाई? जब वस्तु की कीमत 20 रुपए है। जब एक्स वस्तु की कीमत 10 रुपए हो जाएगी, यानी कि एक्स वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो मांग और मूल्य का जो सिद्धांत है, जिससे मांग वक्र की उत्पत्ति होती है, तो उसमें जो है, अब जब आप स्वाभाविक है, आप समझ रहे हैं कि अगर वस्तु की कीमत कम हो गई है तो निश्चित रूप से डिमांड बढ़ जाएगी। यानी कि पहले वस्तु की कीमत 20 रुपए थी, मांगी जाने वाली मात्रा 4 थी, अब वस्तु की कीमत 10 है, तो मांगी जाने वाली मात्रा अब आप समझ गए होंगे कि निश्चित रूप से 8 इकाई हो जाएगी। अब मान लीजिएगा वस्तु की कीमत और घट जाती है,
तो जब वस्तु की कीमत और घट जाती है, मान लीजिएगा 10 से 5 हो जाती है, तो मांग और बढ़ेगी और मान लीजिएगा ये मांग 16 इकाई हो जाएगी। तो अब आप जरा देखें, ध्यान से सुनेंगे हम एग्जाम्पल और मांग वक्र की परिभाषा को तुलनात्मक अध्ययन करते हुए जब हम चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको ऐसा लगेगा कि यह बिल्कुल आसान, आपको करते बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। जरा ध्यान देते हैं फिर दोबारा से, किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर, तो किसी वस्तु मीन्स एक्स वस्तु की विभिन्न कीमतें यानी कि 20, 10, 5, ये क्या है? प्राइस। इसको हम पी से प्रदर्शित कर सकते हैं। विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्राओं की, मांगी जाने वाली मात्रा यानी कि ये डिमांड हो गई, मात्रा, मांगी जाने वाली मात्रा, मात्राओं की रेखीय प्रस्तुति को, यानी कि अगर हम इसको एक वक्र में तब्दील कर दें, एक वक्र बना दें, उसको एक रेखा, उसकी रेखीय प्रस्तुति को कर दें, तो उससे जो वक्र तैयार होगा उसे हम मांग वक्र कहते हैं। अब इसको हम रेखीय प्रस्तुति कराकर दिखा रहे हैं, ये समझने की जरूरत है।